हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 जो कि है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो हमारा उसी लेक्चर के कॉन्टिन्यूएशन में रहने वाला है, जिसके अंदर हमने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमारे इस इनोवेटिव शिक्षा के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं कुछ बच्चों के इसमें नाम भी लेना चाहूँगा। तो उसमें फर्स्ट हैं विनयशील गौतम, नेक्स्ट है आपका शुभम, नेक्स्ट है सचिन यादव। तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूं जो कि हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करते रहेंगे और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, जिससे कि हम और भी बेहतर क्वालिटी कंटेंट वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, क्योंकि इसके लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था प्लेन मिरर्स क्या होता है और उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। इसमें हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, उसके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। उसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट टाइप के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमको जानने को मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो इन दोनों के बारे में और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, और साथ में हम इसी लेक्चर के अंदर ये भी देखने वाले हैं कि कैसे रे डायग्राम फॉर्मेशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो एक टाइप का ऐसा मिरर होता है जो कि एक स्फीयर का एक पार्ट होता है, यानी उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर जब हमने प्लेन मिरर की बात किया था तो उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो कैसा था, प्लेन था। लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक कर्व होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं ना कहीं इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इस टॉर्च के अंदर देखिए, यहाँ पे जो आपका मिरर लगाया हुआ है इसका भी एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कर्व है। ठीक है, रियर व्यू मिरर के लिए जो व्हीकल्स में लगाए जाते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे तो उसका भी जो मिरर होता है वो भी कहीं ना कहीं कर्व होता है। ठीक है, वो जो कि एक स्फेरिकल मिरर ही होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर्स होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो कर्व होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब चलिए ये देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल मिरर को बनाना बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है, आपके पास एक बहुत बड़ा होलो ग्लास मिलेगा। ठीक है, आप एक स्फीयर ले लीजिए जो कि होलो स्फीयर होगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर ये वाला पोर्शन आप यहाँ इस स्फीयर का कट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा या सिल्वर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक टाइप का मिरर मिल जाएगा, और उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका जो अंदर वाला जो सरफेस होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और बाहर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। और ऐसे ही अगर आपने ये वाला पोर्शन कट कर दिया, ठीक है, और इस वाले में आपने ऐसे पेंट कर दिया कि इसका जो आउटर सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, और अंदर वाला जो सरफेस है उसको आपने एक तरह से सिल्वर कर दिया है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उस आधार पे हम मिरर को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कैटेगराइज करते हैं। बात समझ में आ गई। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों बनता कैसे है, वो बेसिकली एक बहुत बड़े स्फेयर का ही पार्ट होता है। आप यहाँ से अगर स्फेयर को काट लेते हैं और एक सरफेस को आप ऐसे पेंट कर देंगे तो यहाँ से जो आपको मिरर बना वो आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि हम कैसे स्फेरिकल मिरर्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता चला कि जो मिरर जो हैं वो हम 2
कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट आपका है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ऐसे मिरर होते हैं या फिर ऐसे स्फेरिकल मिरर होते हैं जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो अंदर वाला पोर्शन है ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये पेंट किया गया है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला जो सरफेस है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसी का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि हम क्यों कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रेस जो हैं आप देख सकते हैं आकर के इंसिडेंट रेस इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आप इनको देखेंगे, जैसे देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रेस को अगर आप देखेंगे तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कन्वर्ज ना होकर के स्प्रेड आउट हो रही हैं, यानी एक तरह से डाइवर्ज हो रहा है। तो ये फिनोमेना के वजह से ही ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, इसके वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई कि क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? जैसे कि इसके पहले भी मैंने बताया आपको कि कॉनकेव मिरर एक टाइप का स्फेरिकल मिरर ही है जिसमें आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कौन सा सरफेस होता है? वो इनवर्ड वाला सरफेस होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके देखिए ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो आउटवर्ड हमने क्या कर दिया? आउटवर्ड हमने पेंट कर दिया और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी इंसिडेंट रे यहाँ पे आएगी और यहीं से आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है। आप सिर्फ ये याद रखें कि कॉनकेव मिरर जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वाला होगा और इसको हम बोलते हैं क्या? कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि वाई डू वी कॉल कॉनकेव मिरर एज ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इसका भी आंसर चलिए खोजते हैं। तो देखिए आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्यों हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो देखिए ये आपका है क्या? कॉनकेव मिरर। अब इसके ऊपर बहुत सारी इंसिडेंट रेस जो हैं आकर के इंसिडेंट हो रही हैं। देखिए ये आपकी है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो अगर आप इन इंसिडेंट रे को ध्यान से देखेंगे और इससे जो निकलती हुई जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, आपको क्या पता चल रहा है? ये सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज होती हुई या फिर कंसंट्रेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस फिनोमेना की वजह से जिसमें कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आकर के कन्वर्ज करती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम एक तरह से प्रोसीड कर रहे हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से रे डायग्राम या फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने पड़ेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। तो रे डायग्राम्स को सीखने से पहले चलिए हम सीख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, जिसको कि हम यूज़ करते हुए आराम से रे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं और भी हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जानने के लिए हमको दो टर्म्स पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, डायग्राम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि पोल क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये दोनों पॉइंट जब देख लेंगे उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास एक बहुत बड़ा सा स्फीयर था, होलो स्फीयर, उसमें से आपने एक पोर्शन कट कर लिया, यहाँ से हमको एक टाइप का क्या मिल गया? मिरर मिल गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये जिस बड़े वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये आपको जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक स्फीयर है। अब कोई भी स्फीयर होगा तो उसका एक सेंटर होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंटर है, तो इस सेंटर को बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, ठीक है, वो आपका उसका जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बात समझ में आ गई। यानी आपका ये जो छोटा स्फीयर या फिर जो कर्व्ड मिरर है, जिस बड़े वाले स्फीयर का पार्ट था, उस बड़े स्फीयर के सेंटर को ही हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ये चीज़ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पोल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब आप इस मिरर को ध्यान से देखिए, इस मिरर को देख रहे हैं, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। यानी आपका जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इसका कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट होगा, तो इसी सेंटर पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, पोल बोल देंगे। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट P है वो आपका पोल हो गया, और जो पॉइंट C है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो हमने दो चीज़ सीख लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और पोल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है, जिसको किसको मिलाने से मिलता है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इनको मिलाती हुई एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। ये जो लाइन आपने खींचा है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो मिल करके बनता किससे है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई एक इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म कौन सा है। तो इसमें देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस सीख लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, एक तरह की लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाती है। ठीक है, पोल क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोल देते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने देख लिया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो जो आपका होलो ग्लास स्फीयर है उसका जो सेंटर है, ठीक है, जिसका कि आपको मिरर बना हुआ है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपर्चर। अब आपका जो इफेक्टिव डायमीटर है आपका स्फेरिकल मिरर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो आप ये इस डायग्राम में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है इफेक्टिव डायग्राम। तो देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है, इन दोनों का बीच का ये जो लाइन दिख रही है, ये इसी को हम बोलते हैं क्या, अपर्चर। ठीक है, या उसको हम सिंपली लीनियर अपर्चर भी बोल देते हैं। तो ये आपका जो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर है इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो ये हमको बेसिक टर्म्स समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अन्य टर्म्स के बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर है आपका फोकस और फोकल लेंथ। तो इनके बारे में भी चलिए सीख लेते हैं कि अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखिए इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए आप ये जो सेंटर है और आपका पोल है, ठीक है, आप इन दोनों को ऐसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने से जो ये लाइन बन रही है यहाँ से यहाँ तक, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो पॉइंट है या फिर जो लेंथ है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस तो आपको पता ही है कि यानी कोई भी स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस को, उसके सेंटर को अगर मिला देते हैं तो ये जो पॉइंट है या फिर ये जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल, इन दोनों को एक तरह से मिला दीजिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं कि आपका फोकस क्या होता है। तो फोकस जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जब भी कोई भी रेस एक तरह से पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से होती हुई जाएंगी, वो आपका फोकस से होती हुई जाएंगी। तो एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जब कोई भी रे एक तरह से आ रही है पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। तो उसी पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, फोकस। यानी एक ऐसा पॉइंट जब भी कोई रे इंसिडेंट हो रही है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसी पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखिए आपका ये जो फोकस है या फिर जो प्रिंसिपल फोकस है और पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको नोटेशन भी सीख लेना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं। अब आपका जो फोकस है या फिर जो प्रिंसिपल फोकस है उसको हम कैपिटल F से डिनोट कर रहे हैं, और जो फोकल लेंथ है उसको हमने स्मॉल f से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने देख लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है।
ठीक है, अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये सारे टर्म्स अगर हम जानेंगे तो हम बहुत ही आसानी से आगे आने वाली चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे करके एक तरह से कहाँ पे पहुँच रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे, क्योंकि इसी रूल्स का इस्तेमाल करके हम आगे चल करके आपका रे डायग्राम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं एक एक करके क्या क्या का इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसके बाद से हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। देखिए जो फर्स्ट रूल है उसमें आपका ये बोलता है, देखिए ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल हम कॉनकेव का लेकर के बताते हैं। जब भी कोई रे जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इन दोनों को जो मिलाते हुई जो इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो जब भी कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर के ऊपर। तो आपका पहला रूल ये बोलता है कि जब ये इंसिडेंट हो रही है पैरेलल जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से हमको एक रे इंसिडेंट हो रही है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर के जाएगी, ये यहाँ से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये हमने पहला नियम पढ़ लिया जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक रे है जो कि पैरेलल जा रही है और यहाँ से अपीयर टू मीट होगी या फिर अपीयर टू डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी फोकस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हुई है और रिफ्लेक्शन के बाद जो है इसको अगर आप डॉटेड लाइन से आगे की तरफ मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं अपीयर हो रही है फोकस की तरफ। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल का एक तरह से अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, इसको हम कॉनकेव मिरर के एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए सेकंड रूल आपका ये बोलता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होते हुए ये कहाँ से पास हो रही है, ये आपका फोकस से पास हो रही है, यानी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले वाले रूल में क्या था कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट पैरेलल हो रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फोकस से होकर के जा रही थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो आप यहाँ से आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट रूल। ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है जो कि है आपका कहाँ से होकर के पास हो रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा सेकेंड रूल है। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। देखिए थर्ड रूल बहुत ही आसान रूल है। अब आपने ये सीख लिया, दो रूल हमने ऑलरेडी जान लिया। थर्ड रूल आपका ये बोल रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी पाथ से। जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है और कहाँ से पास होती हुई दिखाई दे रही है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, और ये इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक भी हो गया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रूल है जिसमें कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आपका रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाती है, विच इज़ द थर्ड लॉ। ये बात हमको समझ में आ गई, बहुत सिंपल रूल है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसी से हम सारे डायग्राम्स और रे डायग्राम्स आसानी से बना सकते हैं। चलिए लास्ट रूल देख लेते हैं। तो लास्ट रूल जो है उसमें क्या बोल रहा है, इसमें बहुत ही सिंपल रूल है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो एक तरह से इंसिडेंट कैसे होती है, ऑब्लिकली।
यानी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट ऑब्लिकली हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऑब्लिकली ही एक तरह से चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है एक तरह से कुछ एंगल बनाती हुई एक तरह से क्या हो रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये ऑब्लिकली ऐसे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखेंगे तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, यानी आप जिस एंगल पे ये एक तरह से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आपका जो रे ऑफ लाइट अगर ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे आकर के इंसिडेंट हो रही है तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रूल था। जैसा कि आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स अ पॉइंट P पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, यानी एक तरह से जैसे अगर ऑब्लिकली आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों रूल्स कवर कर लिए। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। क्या क्या चीज़ें सीखा हमने, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला चीज़ तो हमने ये देखा कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने ये जानना कि स्फेरिकल मिरर जो हैं वो ऐसे मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, यानी ऐसे मिरर्स जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमने जाना कि अब ये स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है वो बेसिकली एक हॉलो स्फीयर का ही पार्ट होता है। जब आप इस हॉलो स्फीयर को कट कर देते हैं और एक पोर्शन को आप ऐसे अगर पेंट कर देते हैं और दूसरे सरफेस को हम छोड़ देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है मिरर उसी को ही हम क्या बोलते देते हैं, वो स्फेरिकल मिरर हो जाता है। तो इस आधार पे कि कौन सा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस आधार पे हमने दो टाइप में मिरर्स को समझा आज। कौन कौन से, एक हो कॉनकेव मिरर जिसका इनर सरफेस जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर जिसका जो आउटर सरफेस है वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमने कॉनकेव मिरर जाना, कॉन्वेक्स मिरर जाना, और ये भी देखा कि इसमें कौन सा मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कौन से मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे और कौन से मिरर को हम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में हमने क्या देखा, कुछ रूल्स भी देखे। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक तरह से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। उसमें हमने 4 बेसिक रूल्स सीखे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।